15 मिनट्स की डाउट क्लास ली थी फर्स्ट नोट में। उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए थे 1.3 टॉपिक पे। तो मैंने बेटा दो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा दिए। फर्स्ट टॉपिक था 1.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम भी बोलते हैं उसको। एंड सेकंड क्या था, रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो हमने बाकी की टर्म्स डिस्कस की इसके अंदर, नॉर्मल रेसिडेंट या डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर उसका एप्लीकेशन क्या है नेशनल इनकम थ्योरी में। अब इतना हमें समझ आ गया कि नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो प्लस करना है जो हमने आउट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न किया है, हम मींस नॉर्मल रेसिडेंट्स, और जितना हमारे से वो लोग अर्न करके ले जा रहे हैं जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो माइनस करना है, सो दैट हमारी कंट्री का नेशनल इनकम आ जाए या नेशनल प्रोडक्ट आ जाए। यहाँ पे हमारी क्लास ओवर हुई थी। अभी जो फर्स्ट नोट हमने लिया था इवनिंग में 15-20 मिनट्स का, और उसके बाद फिर एक ब्रेक थी अकाउंट की क्लास थी उसके बाद, एंड देन अभी हम दोबारा फिर मिले आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। दैट इज अ 1.3 टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा हमें समझना है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं और आपस में उन सेक्टर्स का इनफ्लो या आउटफ्लो को लेकर क्या रिलेशनशिप है। आप सबको साउंड आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास आते हैं बेटा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट चैप्टर के साथ ही दिया होगा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हर बुक का अपना स्टाइल है, इसलिए ना नेशनल इनकम थ्योरी में मैच नहीं करता चैप्टर वाइज। टोटल सिलेबस उतना ही है बट आगे पीछे चलता है हर बुक के अंदर। जो मैटर है सब्जेक्ट मैटर आगे पीछे है बट है उतना ही। मीन सर्कुलर फ्लो का टॉपिक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा किसी बुक में। तो एज पर स्लाइड्स हमने इसको नंबर 3 पे रखा है, जो सॉफ्ट कॉपी आपके शेयर की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 सेक्टर मॉडल क्या है। लेकिन उससे पहले बेटा मुझे आपसे आंसर चाहिए, सर्कुलर फ्लो क्या है। अभी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ जी बताइए बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग मैंने आपसे कभी शेयर भी किया था प्रीवियस क्लासेस में। क्या मीनिंग है उस बात का? एनीवन? यस बेटा, निकुंज, चिराग, मेघा, सुजल, सार्थक, अंश, आप सब लोगों के सामने क्या था बेटा, याद है? कुछ सर्कल बनाया था मैंने। सर प्रॉफिट अर्न करते हैं फिर वो एक्सपेंडिचर। हाँ कुछ ऐसा था, और एग्जैक्टली तो कुछ फिर वो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। थ्रू फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, मींस हमने सर्कुलर फ्लो का बेटा अभी से स्टार्ट ही किया है। हमने सर्कुलर फ्लो का एक मॉडल आपके सामने रखा था सर्कल फॉर्म में, लाइक दिस। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में पीपीटी फॉर्म में नोट्स ओपन करता हूँ, जस्ट मिनट। सर उसमें फॉर्म्स से हाउस होल्ड अर्न करते थे, फिर वो उसी से वो परचेज करते थे। और टू 31 है ना पेज हमारा स्लाइड नंबर। ये देखिए बेटा, हमारे पास ऐसे मेरे पास जो ओरिजिनल फॉर्म में है, शोर है ना आपको, ये जस्ट लाइक पीपीटी फॉर्म में हमारे पास। एक मिनट के लिए होल्ड करो बेटा।
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से आपको, शो हो रही है आपको? Yes, sir. मैंने आपके सामने एक मॉडल रखा था सर्कुलर फ्लो का, एक सर्कल फॉर्म में, इफ यू रिमेम्बर। कुछ ऐसे बेटा, मान लो सर्कल है हमारे पास एक, ठीक है। अब इस सर्कल में 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस क्या होता है? प्रोडक्शन फेस। वहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो कौन प्रोड्यूस करता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है बेटा, और ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पार्ट है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। फिर वो अपनी अर्निंग को फैक्टर इनकम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी वो अर्न करते हैं बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का एमआरपी है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस करके जो भी आता है फाइनली वो है फैक्टर इनकम। तो सेकंड फेस आता है इनकम फेस, जहां पे फैक्टर इनकम जनरेट होती है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। जनरेट तो ऊपर हो चुकी है ना प्रोडक्शन में। और थर्ड फेस आता है एक्सपेंडिचर फेस। मैंने आपको एज ए रॉ फॉर्म इतना बताया था जब हम बिल्कुल फर्स्ट डे मिले थे, जब हमें नहीं आता था ये मैक्रो नेशनल इनकम ये क्या है, तब भी हमें ये बात तो समझ आ गई थी। आज बेटा इसी टॉपिक पे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलेगा। अब ये जो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर्स की गेम है, ये 2 सेक्टर्स के बीच में हम बात करेंगे आज। 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं उसको। 2 सेक्टर्स कौन से हैं? कौन से बेटा 2 सेक्टर? प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मीनिंग कंज्यूमर, वो लोग जो प्रोड्यूसर की हेल्प करते हैं प्रोडक्शन को करने में। पहले तो अब वो लोग इसे कंज्यूमर कैसे हेल्प करता है? ओनली कंज्यूमर नहीं बेटा, हम एज ए सोसाइटी प्रोड्यूसर की हेल्प करते हैं। हम में से कोई एक पर्सन है जो लैंडलॉर्ड है, जो प्रोड्यूसर को बिल्डिंग, लैंड रेंट पे देता है। हम में से ही कोई पर्सन प्रोड्यूसर के पास जॉब करता है एज एम्प्लॉय, तो हम उसको लैंड, लेबर 2 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। या हम में से ही कोई मनी लेंडर है, मनी लेंडर, बैंक, जो बैंक भी तो हमारी कंट्री का एक रेजिडेंट है, तो वो प्रोड्यूसर को लोन देता है, कैपिटल देता है। और फोर्थ, प्रोड्यूसर खुद इस सोसाइटी का पार्ट है, जो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज देता है, जिसमें वो मैनेजमेंट करता है बिजनेस की। तो देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स हैं, एक प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स रेजिडेंट, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स, या हमारी कंट्री के सिटीजन, या फिर फैमिली, सोसाइटी, कुछ भी बोल दो आप, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं हाउस होल्ड। इसके बीच की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। विदाउट ए गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी यहां पर एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब फॉरेन सेक्टर, हमारी कंट्री में ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है। जब हम बोल ही रहे कि 2 सेक्टर है सर, तो देयर इज नो गवर्नमेंट। वैसे क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट ना हो? गवर्नमेंट तो हर कंट्री में है, बट अभी अज्यूम कर लो कि देयर इज नो गवर्नमेंट। नो एक्सटर्नल ट्रेड मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। इट मींस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम क्लोज्ड है बेटा बस। जैसे एक कंट्री अपने आप पे ही डिपेंड करती है हर चीज को लेके। वो किसी और कंट्री से ना तो कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाती है, ना उसको कुछ गुड्स भेजती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता उस कंट्री से किसी और कंट्री के साथ।
तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होके, आत्मनिर्भर जो प्रोजेक्ट है हमारा, हम सेल्फ डिपेंडेंट होके, इट मींस हमें जरूरत नहीं है किसी और कंट्री की। तो हमारे लिए कोई देयर इज नो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर है ही नहीं कोई हमारे लिए, और ना ही हमारी कंट्री में कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स होती है। एक सिंपल है कि प्रोड्यूसर और फर्म के बीच की स्टोरी है, सॉरी हाउस होल्ड एंड फर्म्स, फर्म मींस प्रोड्यूसर के बीच की स्टोरी है। अब हाउस होल्ड्स कौन है, जैसे मैं आपको बता रहा था अपने वे में कि हाउस होल्ड का मतलब हम लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम लोग हाउस होल्ड्स हैं, और हम 4 तरह के फैक्टर्स के ओनर हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट डे समझाई थी एज ए नर्सल, जो बात आज हमारे सामने आ रही है। हाउस होल्ड जो है वो हम 4 फैक्टर्स के ओनर्स हैं, तभी उसको उनको हाउस होल्ड्स कहते हैं कि दे होल्ड दैट सर्विसेज, ओनर ऑफ द फैक्टर्स लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये लोग क्या करते हैं, ये चारों सर्विसेज किसको देते हैं, किसको देते हैं बेटा चारों सर्विसेज? प्रोड्यूसर को, फर्म्स को, जिनको हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है, समझ गए एवरीवन? पहला स्टेप का मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी 4 फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, टेल मी, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे बेटा इनकम जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये 4 फैक्टर्स अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है उससे? बट आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स, जैसे आप सब लोग हो ही नहीं आते सामने, क्लास में हो ही नहीं आप सब कोई भी। बताओ बेटा, अगर 4 फैक्टर्स प्रोड्यूसर को मिलकर अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो प्रोड्यूसर उससे क्या करता है, वो इन चारों की हेल्प से, जिसमें खुद वो है 4th नंबर पे, हाँ जी बोलो। इनकम जनरेट, इनकम जनरेट करता है किस फॉर्म में? गुड्स एंड Goods and services. सर्विसेज। फिर वो सारी इनकम प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन्हीं 4 फैक्टर्स में इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ये हमारे लिए थर्ड स्टेप हो गया। पहला स्टेप, हाँ जी रिपीट करो मेरे साथ बेटा, तभी हम सब फ्लो वाले टॉपिक को कर पाएंगे अच्छे से। पहला स्टेप क्या है? हाउस होल्ड अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। और उससे क्या होता है? फर्म Income. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? फिर उससे जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो उसको वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको जो क्या मिलता है? इनकम। उसको जो उसमें से Income. प्रॉफिट मिलता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। बेटा प्रॉफिट In- नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट इनकम इनकम भी नहीं, प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ दैट 4 थिंग्स। फर्म डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम, अगर इनकम बोलना है तो एंटायर इनकम। एंटायर इनकम का मतलब प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसा आता है, जिसको हम बोलते हैं एमआरपी, जो प्रोडक्ट की एमआरपी होती है उससे जो इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, इनकम जनरेट का मतलब है कि हम यहाँ पर आउटपुट में से उस प्रोडक्ट का इनपुट माइनस कर चुके हैं, क्योंकि वो तो हमने बनाया नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको एक सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ जिसकी प्राइस मैं आपसे ले रहा हूँ 10,000, पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उस चीज को समझाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की नीड है, आई नीड ए बुक, नोट्स, उसकी कॉस्ट है 1000।
तो बेटा मैंने इनकम कितनी जनरेट की है, मैंने तो 10,000 ही जनरेट की ना। 10,000 रुपीज मुझे आपसे मिलते हैं, मिलते हैं ना आपसे मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो 1,000 खर्च करना पड़ता है, नोट्स पे, बुक्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, मेरे कितने एक्सपेंडिचर्स हो गए, दैट इज माई रॉ मटेरियल। ये सारा खर्चा जो मैं आपको सर्विसेज प्रोड्यूस करने पे खर्च करता हूँ। देखो अगर मैं खुद की बात करूँ बेटा, बीइंग इंस्टीट्यूट, मैं आपके लिए एक रेंट पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज की सैलरी पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फोन, इंटरनेट, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ जा रहा है। इन सब के अंदर इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इस सब माइनस करके मेरे पास जो बचता है उसी को बोलते हैं इनकम, एंटायर इनकम। तो अगर आपकी फीस 10,000 है, उस 10,000 में से मेरा एक्सपेंडिचर 2,000 है, ये सारा कुछ मिला के कह लो आप। फॉर एग्जाम्पल इट मीन मैंने कितनी इनकम जनरेट की, 8,000. 8,000। बट ये जो 2,000 रुपीज मैंने माइनस किए हैं वो मैंने रॉ मटेरियल के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के माइनस कर दिए। अब जो रह गया वो रह गया रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इसलिए इस 2,000 को समझना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको नोइंगली मिक्स कर दिया, कई चीजें आपके साथ एक टाइम पे बोल दी। अब जो मैंने बोला रेंट, वो किसको पे करना है, लैंडलॉर्ड को, वो वन ऑफ द फैक्टर है। सैलरी किसको पे करनी है, एम्प्लॉइज को। इंटरेस्ट बैंक को, और प्रॉफिट किसको, खुद जो बिजनेस का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है। इन 4 सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2,000 है, मैंने वो माइनस कर दी। तो जब मैं बोलता हूँ मेरे सारे खर्चे हैं, तो बेटा उसमें से आपको समझना है कि रॉ मटेरियल क्या है। जो प्रोडक्ट मैं आपको बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक रॉ मटेरियल, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट कॉस्ट। तो जैसे ही आउटपुट में से इनपुट माइनस होगी तो आपके सामने क्या आएगा निकल के, कंट्री का वैल्यू एडेड। क्या आएगा बेटा, वैल्यू वैल्यू एडेड। ओके, पर अभी फिलहाल आपके लिए ये वैल्यू एडेड वर्ड आया नहीं, क्योंकि आपने अभी 3rd चैप्टर करना है। फिर जिसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा मेथड्स। तो मेथड में समझोगे कि वैल्यू एडेड क्या होता है, तब तक आप इसको इनकम कह सकते हो, इनकम जनरेटेड, एंटायर इनकम। और फिर उस एंटायर इनकम पे 4 लोगों का राइट है, क्योंकि 4 फैक्टर्स ने मिलकर ही उसे क्रिएट किया है। तो वो हम ऐसे वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात हमने अभी समझी है 10-15 मिनट के अंदर। इसको हम एक मॉडल के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, वो मॉडल कैसा है देखो ध्यान से। वो मॉडल कैसा है बेटा, अभी इसको मत रीड करो, बाद में देखेंगे क्या लिखे। ये मॉडल कैसा है बेटा, एक तरफ है हाउस होल्ड, मैं हाउस होल्ड को नंबर 1 पे लेता हूँ। नंबर 1 पे हाउस होल्ड, नंबर 1 जो सर्कल है बेटा, इसको देखो, ये वाला जो लाइन जा रही है, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, Services. सर्विस नहीं, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, राइट। हाउस होल्ड फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके 4 नेम्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हाउस होल्ड सेक्टर मींस हमारी कंट्री के अंदर जो इन फैक्टर्स के ओनर्स रहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको बोलते हैं, एक सोसाइटी जिसको कहते हैं, ये लोग फर्म को ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, फिर सेकंड सर्कल बनता है बेटा, ये वाला, इसको सेकंड नंबर पे कह सकते हैं। अभी ए बी सी मत देखो बेटा, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे। सेकंड नंबर पे क्या होता है, फर्म
इन चारों फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से प्रोडक्ट बनाती है। वही सेम थ्योरी जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई है, या इससे पहले मैंने आपको खुद के एक एग्जाम्पल से समझाई थी, वही चीज अब हम 2 बार समझने के बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि शो द सर्कुलर फ्लो मॉडल विद 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टरल सर्कुलर फ्लो मॉडल। वहां आपको क्या दिखाना है कि पहले हाउस होल्ड फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बन के फर्म क्या करती है, वो प्रोडक्ट किसको बेचती है बेटा, ये बताओ, फर्म किसको बेचती है वो प्रोडक्ट? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को बेचती है। तो आप इसको नंबर 2 पे ये भी लिख सकते हो कि हाँ, प्रोडक्ट हाउस होल्ड को दिया जाता है, नंबर 2 पे इसको ले सकते हो। फिर हाउस होल्ड उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पैसा खर्च करता है, पर पैसा आएगा कैसे उसके पास? इट मींस ये 2 चीजें एक साथ होती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फर्म जितना पैसा भी खर्च कर रही है, एक तरह से वो लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी, मींस इकोनॉमी के अंदर वो इनकम जनरेट कर रही है। अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं बेटा, अगर हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी नहीं, तो फिर इनकम कैसे जनरेट होगी? तो दैट्स व्हाई हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, फर्म उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट्स देती है। फिर वो सारी फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करते हैं, स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स, खर्च करते हैं ऑन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। तो इट मींस गुड्स एंड सर्विस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म्स की। वो बनाकर किसको देती है? वो हाउस होल्ड को देती है। और हाउस होल्ड उसका पूरा पैसा जो उसको मिला होता है एज ए फैक्टर पेमेंट, वो पूरा पैसा खर्च कर देता है। किसके पास रहता है पैसा? फिर से प्रोड्यूसर के पास। तो यहाँ मैंने 2 फ्लो मिक्स किए हैं, 2 फ्लोस। एक फ्लो का नाम है रियल फ्लो, अब बात समझिए ध्यान से, और सेकंड फ्लो का नेम है मनी फ्लो। सेकंड नंबर आप इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्स्ट सेकंड तो समझाने के लिए है। बेसिकली आपको क्या दिख रहा है अभी सामने? एक सर्कल दिख रहा है बेटा। आपको एक सर्कल दिख रहा है कि 2 सर्कल दिख रहे हैं? दो। 2 सर्कल दिख रहे हैं बेटा। एक आपको ये सर्कल दिख रहा है इनर पार्ट में, और एक बड़े साइज का सर्कल दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सर्कल है। एक सर्कल है रियल फ्लो, एक सर्कल है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मीनिंग है कि हाउस होल्ड, पर थोड़ा सा ना यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, इसलिए मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है। मैं इसको सही कर दूं? ठहरो एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। एक्चुअली जब ड्रॉ की ना तो वो थोड़ा गलत अटैच हो गया। होना कैसे ये था, देखो इसमें प्रॉपर 1 2 3 बन नहीं रहा वहां पे। बाय हैंड बनाते बेटा इसको। आप भी चाहो तो नोटबुक पे बना सकते हो। जैसे नोट्स के बाद वो उसको टाइप करते हैं ना, कंप्यूटराइज करते हैं, तो जिसने कंप्यूटराइज किया उसने सर्कल को ऊपर नीचे कर दिया। अब आपको प्रॉपर नजर आएगा। सबसे पहले हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। और इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से क्या बनता है? बोलो बेटा आगे क्या बनता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म रेडीमेड गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देती है। तो ये एक सर्कल बन जाता है। प्रॉपर सर्कल नहीं बना, लेकिन ये एक सर्कल बन गया आपका। इसको बोलते हैं रियल फ्लो।
रियल फ्लो जिसमें कोई मनी नहीं आती बेटा, देयर इज नो मनी कंटेंट, देयर इज नो रुपीज कंटेंट। रियल का मीनिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इसलिए इसको प्रोडक्ट फ्लो भी बोलते हैं, रियल फ्लो। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा पहले हमारे अगर बिल्कुल हम पास्ट में चले जाएं, एक वो टाइम जहां इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, उसका नाम होता था गुरुकुल। क्या बोलते थे उसको? गुरुकुल। वहां पर एक टीचर, जो भी गुरु होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी समझाते थे, एक सर्विस देते थे उनको, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उस गुरुकुल के सारे काम करते थे। ऐसा आपने रामायण में, महाभारत, जितने भी ये वाले इस टाइप के एपिसोड्स या आपने देखे हैं प्रोग्राम्स, उन सब के अंदर आपने ये एक सीन देखा होगा, वहां पैसा नहीं था, कहीं बात नहीं आती थी कि आपको फीस पे करनी है। आप मेरे को सर्विस प्रोवाइड करो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ, मैं आपको टीच करूंगा। वहां पे जो होते थे गुरुजी होते थे, है ना, आपके माइंड में सीन आ रहा होगा, वो उसका उनका एक ही काम था, बस वो टीच करते थे, वो कोई वर्क नहीं करते थे, सारा वर्क उनके स्टूडेंट्स करते थे। खाना बनाना, लेके आना, हर चीज करना, या उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उस आश्रम को, उस गुरुकुल को अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते, जैसे खाना है या खाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ उनको आता था। वहां पैसा था ही बेटा, देयर वाज नो मनी, देयर वाज ओनली रियल फ्लो। आई थिंक मेरी इस एग्जांपल समझ गए कि जो हमारा उस टाइम का एक है सीन, मेथोलॉजिकल सीरीज हम देखते हैं, जैसे वहां पर हम हाउस होल्ड और फर्म को उस तरीके से समझ सकते हैं। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। और उसके बदले में फर्म ने क्या किया? हाउस होल्ड को रेडीमेड गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दी। हिसाब रखो, क्योंकि अगर मैं एक टीचर हूं बेटा, तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ किसी को, और मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए मार्कर, पेन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। वो मुझे कौन बना के दे रहा है? कोई प्रोड्यूसर बना के दे रहा है। और उस प्रोड्यूसर को वो बनाने के लिए एक लैंड चाहिए, वो लैंड मैं उसको दे रहा हूँ। तो मेरी लैंड पे सैमसंग की फैक्ट्री है, और सैमसंग वो लैपटॉप बना के मुझे दे रहा है, वो मोबाइल बना के मुझे दे रहा है। तो हम एक दूसरे पे डिपेंड होंगे सर्विसेज के मामले में। हाउस होल्ड ने अपनी 4 फैक्टर सर्विस दी प्रोड्यूसर को, उसके बदले में प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को दी। ये हो गया रियल फ्लो। अब मनी फ्लो की बात करते हैं। सेकेंड सर्कल, जैसे फर्स्ट सर्कल के अंदर पहला काम हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दिया था, और फिर प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया था, हिसाब बराबर हो गया। सेकेंड सर्कल में पहला जो वर्क है वो फर्म करेगी हाउस होल्ड के लिए, वो उसको क्या देगी? इन फैक्टर सर्विसेज का रिवॉर्ड देगी। इन फैक्टर सर्विस का रिवॉर्ड क्या होगा? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, इसको फैक्टर इनकम भी कह सकते हो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रुपीस में है, एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, जो इन्हीं फैक्टर सर्विसेज का रिवॉर्ड है ये, बट ये मनी फ्लो में आ गया। फिर हाउस होल्ड क्या करेगा? अपना वो पैसा वापस प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं स्पेंडिंग्स। तो बेटा ये 2 सर्कल्स आपको नजर आएंगे, प्रॉपर फॉर्म में बना सकते हैं हम यहाँ पे सर्कल फॉर्म में। पहले फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है, फिर वही पैसा हाउस होल्ड वापस करता है प्रोड्यूसर को उसी की बनाई हुई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो यहाँ पे 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। इसको बोलते हैं आउटफ्लो और इनफ्लो। फ्लो के अंदर 2 फ्लो होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये एक सर्कल बन जाते हैं। सर्कल का मीनिंग है सर्कुलर फ्लो विच हैज नो बिगिनिंग नो एंड, नेवर एंडिंग,
नेवर एंडिंग सर्कल, चलता रहेगा ऐसे। फिर ऐसे होगा अगली बार, अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, उसके बराबर का जो वैल्यू एडेड है जिसको हम इनकम जनरेशन कहते हैं, वो 4 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज ए फैक्टर इनकम। ये 4 फैक्टर्स उस पैसे को खर्च करके वापस से प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये मनी फ्लो चलता रहेगा, रियल फ्लो भी चलता रहेगा। और इस टोटल को क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ये बोलते हैं इसको। अब हम इसको चाहे किसी बुक से देखें, मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं बेटा, एक बार मैटर मेरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम नोट्स और बुक्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर आपको टॉपिक सारे कंप्लीटली समझा दिए जाएंगे, आपको बस वो रीड करने हैं किसी भी पार्ट में। तो अब आपके पास अगर इस क्लास को ओवर होने के बाद बुक है, नोट्स तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी आपके ग्रुप में, तो आप उनको वहां से भी रीड करना है, क्योंकि स्लाइड्स तो मैंने समझाई थी आपको। तो ये यहाँ पर है, आप देखो, अब आप इसको समझ सकते हो। ठीक है सबको, हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, और बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट, रेडीमेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हो गया रियल फ्लो, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया सर्कल बनाते वक्त ना, वो यहाँ लिखना था, लिखा वहां। फिर उसके बाद फर्म, जो दूसरा फ्लो है मनी फ्लो, फर्म प्रोड्यूसर को क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स, और बदले में हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, अपनी स्पेंडिंग्स। तो पैसा फिर से हाउस होल्ड से कहां चला जाता है, फर्म के पास। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट डजंट ट्रेड विद अदर नेशंस, वो तो हो गया। ना ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ना कोई हम फाइनेंशियल एसेट्स मतलब लोन या बोरिंग्स कर रहे हैं, जैसे अभी हम IMF से लोन ले रहे हैं, अमेरिका से लोन ले रहे हैं, USA से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा तब। सेकंड, leakages refer to withdrawals of money from circular flow of income. It is that part of income which does not pass through the circular flow. For example, savings, taxes, import. अभी ये टॉपिक आने आपको थ्योरी में, उसमें 2 टॉपिक आएंगे, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। तो क्या होता है, जितनी इनकम जनरेट होती है बेटा, उस इनकम में से कुछ लीकेज हो जाती है। कैसे, जितना इनकम जनरेट हुआ उसमें से गवर्नमेंट ने क्या मांग लिया, टैक्स मांग लिया, टैक्स तो गवर्नमेंट में चला गया, और गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ है नहीं, कुछ पार्ट समझो कि इनविजिबल हो गया, जो टैक्स की फॉर्म में कट गया। सेविंग्स का मीनिंग, जितना पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, वो सारे का सारा पैसा हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को वापस नहीं किया, उसमें से क्या कर ली उसने, सेविंग्स कर ली, कुछ पैसा अपने पास रख लिया। तो ये पार्ट आपको आगे समझ आ जाएगा, मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दिया कि लीकेजेस होती हैं, लीकेजेस के कारण पूरा इनकम फर्म के पास नहीं पहुंचता। दैट्स वाई बेटा, अगर मैं एक वर्ड बोलूं समझ पाओगे, हर प्रोड्यूसर के पास एक क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, जिसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। वो क्यों बचता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, कि प्रोड्यूसर के पास हर साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे बच जाता है, जबकि उसने तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी उसके बराबर का पैसा इकोनॉमी में बांट दिया था एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज, सैलरी। तो उसको वो पूरा पैसा वापस आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम लोगों के अंदर सेविंग्स करने का एक इंटेंशन है, डिजायर है, हम पैसा सेव करते हैं। अगर मैं 10,000 अर्न करता हूँ तो मैं 8,000 ही खर्च करना चाहता हूँ, 2,000 आई वांट टू सेव। तो वो सब चीजें इकोनॉमी में से लीक हो जाती हैं, वो इनकम कहीं ना कहीं सेविंग्स के तौर पे ब्लॉक हो जाती है। पर ये चीजें आपको आगे समझ आ जाएगी, अभी लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक एज स्टार लिखा हुआ है समझाने के लिए, हमारा ये मेन मकसद था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर, वो हो गया। देन
ये आप रीड कर लेना, मैंने आपको ज़्यादा समझा दिया बेटा, ये उसी के ऊपर लिखा है सारा, कोई कौन किसको क्या देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ से रीड करो एवरीवन। द एंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी the entire income of the economy therefore comes back to producer in the form of sales revenue। वो ऊपर स्लाइड मैंने स्किप कर दी, वहां सारा वही समझाया हुआ जो मैंने आपको वो लिखा हुआ है सारा कुछ। तो हमने यहाँ पे क्या ज्यूम कर लिया कि सारा इनकम इसके पास आ रहा है, प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो है ही नहीं तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट टैक्स लेती है बट देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, तो है ही नहीं गवर्नमेंट। या फिर क्या होता है, हम सेविंग्स करते हैं, तो सेविंग्स कहाँ रखते हैं हम, बैंक में, तो देयर इज नो फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड है और फॉर्म। इसलिए ये assumption है हमारी कि हम यहाँ पे ना तो सेविंग्स कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी इनकम का एक पोर्शन इम्पोर्ट करने में खर्च हो जाता है, गुड्स को इम्पोर्ट करना, बाहर से मंगवाना, इनकम हमारी होती है बट वो लोग हमसे पैसा ले जाते हैं। तो यहाँ ये कुछ नहीं है, देयर इज ओनली टू सेक्टर्स। यहाँ पर नेशनल इनकम हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से बात आएगी बेटा मेथड से, बट ये बात हम आगे समझेंगे, अभी जो हमें प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। यही से बात शुरू हुई थी हमारी, यहीं पे आके बात खत्म होगी कि सर्कुलर फ्लो में एक सर्कल है, उस सर्कल के 3 फेसेस हैं, आपको फिर भी रीड करने का कर लीजिए। आपको मे भी समझ नहीं आई, प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, हम जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स का मीनिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे, वो माइनस हो चुकी है, इनपुट माइनस करके व्हाट इज फाइनली प्रोड्यूस्ड, उसका सम टोटल कितना है बाय ऑल द फॉर्म्स। कितने तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारी फॉर्म्स की कितनी भी आउटपुट है उस आउटपुट को ले रहे हैं। इससे हमारे पास एक कंट्री के अंदर कितना इनकम जनरेट हुआ रहता है, फिर यही इनकम, जितनी इनकम जनरेट हुई है ए पॉइंट पे एट ए लेवल, वो सारी इनकम फैक्टर पेमेंट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसे इनकम मेथड रेट होता है। नेक्स्ट, वो सारा पैसा जो इनकम के तौर पे इनको मिला है बेटा, फैक्टर्स को मिला है, वो सारा पैसा खर्च होता है फिर किसके ऊपर, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब आपको समझा दिया। और हमारे पास 2 तरह की फ्लो है, एक नॉमिनल फ्लो है जिसका नाम है मनी फ्लो, और एक है रियल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। मनी फ्लो का एक और नाम क्या है बेटा, नॉमिनल फ्लो, और सर्विसेज और गुड्स वाला नाम क्या है, प्रोडक्ट फ्लो, रियल फ्लो। अब इनमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्लाइड्स तो मैंने आपको समझा दी सारी, इन्हें दोबारा देखने की इतनी नीड नहीं है। जब आगे रीकैप आएगा, की टर्म्स आएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो मैटर है आपके लिए इस पार्ट में जो आपको सेल्फ स्टडी के तौर पे करना है। बट मैं ऑलवेज बोलता हूँ मेरी टीचिंग के बाद बेटा आपको एक बार नोट्स में या बुक्स में जाना है, जो आपको लाइक हो उसमें से पढ़िए। बुक आपको रेकमेंड की हुई है वो ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। अब आप इस रीकैप को पढ़िए, यहाँ से ये आपके अपने नोट्स बन जाते हैं जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हो, और फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, लेबर का लिंक किससे बनेगा, वेज। wages,
कैपिटल का interest, Interest. Trust. और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, rent, Rent. Rent. ये इनके रिवॉर्ड्स हैं, रेम्यूनरेशन है। देन एंटरप्रेन्योरशिप, Profit. Profit. फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन रीड करो। ये आपका होमवर्क बन जाता है ना, मैं जस्ट इनिशिएट कर रहा हूँ, फिर आप करना है इसमें। A. Spending on goods and services produced by the domestic firms. The sum of final expenditure in economy must be equal to, final expenditure किसकी इक्वल होना चाहिए बेटा? Total production. या और क्या हो सकता है यहाँ पे? ये केवल ना आपको वर्ड्स के ऑप्शन दी होती है, फिर उसमें से करना होता है। अभी तो ओपन है, आप कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हो। फाइनल एक्सपेंडिचर का मीनिंग फैक्ट्री पेमेंट भी लिख सकते हो, है ना। प्रोडक्शन तो है ही है, पर बेटा प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या हुआ था बताओ? बीच में क्या आया था? Payment. Income. Factor payments. तो एक्सपेंडिचर तो रुपीस फॉर्म में है ना, तो उस रुपीस फॉर्म में फैक्टर पेमेंट है। प्रोडक्शन तो किस फॉर्म में है? रियल फॉर्म में है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट है, ये गुड्स एंड सर्विसेज है। जबकि आप उसके एक्सचेंज में मुझे क्या पे करते हो? फीस, वो रुपीस में है। तो मैं फिर क्या खर्च करता हूँ बताओ? जब मैं स्पेंडिंग्स करता हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए जो भी कुछ खर्च करना है, वो मैं किस फॉर्म में करूंगा? जो मैंने आपको सिलेबस कराया उस फॉर्म में करूंगा, या जो आपने मुझे फीस पे की उसको खर्च करूंगा? क्या किस फॉर्म में खर्च करूंगा? Money form में जो fees सिंपल। मिली. तो इसका मीनिंग, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरा काम है टीचिंग सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। हाँ, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, वो सब मेरा रॉ मटेरियल है, जो मैं आपको दूंगा या खुद के लिए यूज करूंगा, एक ही बात है। चलो वो कॉस्ट माइनस करके जो मेरी नेट इनकम आई, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, ये सब बातें हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं 60 मिनट्स के अंदर, बहुत स्लो में, है ना। मैंने कहीं ना कहीं मिक्स भी किया, मिक्सअप किया कुछ कंफ्यूज करने के लिए, बट हम फाइनली ये समझिए कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो माइनस कर दो, बाकी मेरी इनकम है, ठीक है। तो आपसे अगर 10,000 फीस लेने के लिए मैंने 1,000 रुपीज बुक्स पे खर्च कर भी दिया, तो 9,000 रुपीज मैंने क्रिएट किए हैं। अब ये मेरी बन गई इनकम। तो मुझे ये 9,000 रुपीज अर्न करने के लिए टीच करना पड़ेगा, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी तो मैं प्रोड्यूसर हूँ। तभी तो कंट्री चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर है। मीन्स वो लोग कंट्री चला रहे हैं। गवर्नमेंट किन लोगों के साथ होती है? प्रोड्यूसर्स के साथ होती है, फार्मर्स के साथ होती है। वो उनके बारे में सोचती है, क्योंकि वो लोग कंट्री चला रहे हैं, उन्हीं के कमाए हुए पैसे में से फैक्ट्री पेमेंट्स मिल रही है हाउस होल्ड को, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ओके, ये सब कुछ उसी में से हो रहा है। तो उस पार्ट को फिर हमने फैक्ट्री इनकम में कन्वर्ट किया, फिर फैक्ट्री इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया। तो इस सर्कुलर फ्लो के जो 3 फेसेस हैं, प्रोडक्शन फेस वो रियल फॉर्म में है, विदाउट मनी है, गुड्स एंड सर्विस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड माय सिलेबस, कि मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा, पर उसका मनी फॉर्म है फीस, और उस फीस को जब मैं खर्च करता हूँ वो भी मनी फॉर्म है, एक्सपेंडिचर। तो जब ये कहा जाता है कि सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू, तो आप बोल सकते हो फैक्टर पेमेंट, सम ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल फैक्टर इनकम, जो मर्जी बोलो, एग्रीगेट टोटल वर्ड है, टोटल से अच्छा वर्ड एग्रीगेट है। सम ऑफ इज ऑलवेज ए लेमन वर्ड, कैन से जब हम बोलते हैं सम या टोटल, एग्रीगेट इज इकोनॉमिक वर्ड, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स, टोटल फैक्टर इनकम भी लिख सकते हैं, नो इशू। फिर ऐसे बेटा आपको ये करते हैं, अभी आपको होमवर्क है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आज हमारा। अब आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाओ, जहाँ चाहो तो बुक्स में जाओ, वहां पे आपको सर्कुलर फ्लो मिलेगा 2 तरह से, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, 2 सेक्टर। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में है बेटा, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक्स में मिलेगा आपको, है ना। वो आपको ऑलवेज एक्स्ट्रा कॉर्नर्स में दिया होगा। मींस आपको 3 सेक्टर भी है,
4 सेक्टर भी है, नोट्स में भी दिया हुआ है हमने और आपको बुक्स में मिल जाएगा। 3 सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट अटैच हो जाएगी। मैं करके दिखाऊँ एक बार आपको 3 सेक्टर। देखो अगर इस सब के अंदर मैं कहीं ना कहीं थर्ड सेक्टर ले आऊं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर तो आपस में वो है ही है, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो तो ये है ही है सब कुछ। बट अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ले आऊँ तो जब वो हमारा बुक डे आएगा ना, जब हम बुक्स ओपन करेंगे जैसे, तो आप देखोगे उसे वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाउस होल्ड के साथ एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के ऊपर क्या खर्च करती है, बताओ बेटा, गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर क्या खर्च करती है? वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आज अगर कोविड है तो कोविड के साथ फाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। हम लोग सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, और हम सब उसको फॉलो करते हैं। कल से लॉकडाउन है तो हमने फॉलो करना है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू फाइट। अगर हमारी कंट्री में सिचुएशन और खराब होती है उसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं ना, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल। तभी हमने उनको अथॉरिटी दी है, जो वो बोलेंगे हमें मानना पड़ेगा, पर साथ में उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भी आप लोग लायबल होंगे, ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। हम लोग तो घर में बैठेंगे, बाहर आप लोग घूमो, देखो कैसे इस चीज को रोकना है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट आपका है। ऐसे ही सारे के सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑल दी सर्विसेज, और बदले में हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है? क्या देता है बेटा? टैक्स। एक्सपेंडिचर के अलावा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, पेट्रोल पे, एलपीजी पे। तो ये सारा पार्ट, ये जो ओवरऑल ये सब चीजें हैं, ये सारा पार्ट हम रीड करेंगे बुक में से फ्रॉम द एक्स्ट्रा कॉर्नर्स, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। 3 सेक्टर को फिर ऐसे गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर के साथ भी लिंक है, वही सेम। प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को क्या देते हैं बेटा? टैक्सेस। और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को क्या देती है? Subsidies. सब्सिडीज। या गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर की बनाई हुई गुड्स परचेज करती है। गवर्नमेंट सेक्टर अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोड्यूसर से सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास वो हर चीज है जो हमारे पास है, लेकिन वो उनको गवर्नमेंट से मिलती है। तो गवर्नमेंट किससे परचेज करती है? प्रोड्यूसर से। तो ऐसे प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे तो बन जाएगा 3 सेक्टर। अभी भी हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है बेटा, ये जो मॉडल है ये कौन सा बनेगा? क्लोज मॉडल। तो आज आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में जाना है, क्योंकि वो आपका एक डिफाइंड सिलेबस है बाय द सीबीएसई, आपको पढ़ने मेरी इंस्टीट्यूट का तो चलता रहेगा अपने नोट्स के थ्रू सिस्टम, लेकिन आपको बुक्स एक बार रेफर करनी है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, बुक डे आएगा कि बेटा ये सब कुछ हमने आपको टीच कर दी है, यहाँ से आपको याद करना है और फिर आपका टेस्ट होगा। तो ये हमारी क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर नहीं है। जब ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर आ जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, उसका फिर फर्म के साथ रिलेशनशिप बनेगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। हाउस होल्ड के साथ बनेगा लिंक, हाउस होल्ड का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या लिंक है? जैसे बेटा मेरे सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो वो मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, पैसा भेजते रहते हैं, मैं भी उनको भेजता रहता हूँ। ऐसा एक लिंक है मेरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है मेरी। माय सिस्टर इज नाउ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर मी बिकॉज शी सेटल्ड एट ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए वो हम अब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, तो इसलिए अब मेरा उनके साथ कंसर्न है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और हाउस होल्ड का आ गया। तो मैं उनको क्या भेजता हूँ, वो मुझे क्या भेजते हैं। ऐसे जो प्रोड्यूसर्स है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं और उनको गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारा कुछ रिलेशनशिप बनेगा आपस में।
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी लिंक है। और इन सब सेक्टर, ये बन गए 4 सेक्टर बेटा, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे। इसको बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो। अब इस इकोनॉमी को क्या बोल देते हैं? हाँ जी, इसको क्या बोल देते हैं? ओपन इकोनॉमी। हमारी इंडिया ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी कंट्री? ओपन इकोनॉमी। यस, इंडिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी, बिकॉज हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ लिंक है। हमारी गुड्स हर कंट्री में एक्सपोर्ट होती हैं और कितनी ऐसी कंट्रीज है जिनकी गुड्स हमारे इंडिया में डेली आती है। हम फॉरेन कंपनी से बिजनेस करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, पैसा और उनको लोन देते भी हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करती है गवर्नमेंट हमारी, हम भी उनकी करते हैं। ऐसे हमारा हर तरह से रिलेशनशिप है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कई बार, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो कई बार इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाती है। हम पाकिस्तान के साथ जब कोई ऐसा कुछ होता है ना, पॉलिटिकल फैक्टर सामने आ जाते हैं या वो टेररिस्ट अटैक सामने आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जब उनकी तरफ से होता है कुछ ऐसा, तो हम ये मानते हैं कि अब हमें उनके साथ कुछ नहीं करना। तो गुस्सा आता है ना एकदम से, तो हमारा इंडिया क्या बोलते हैं, चाइना के साथ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमें चाइना के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि इंडिया की चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बार वॉर डिक्लेयर होती है, कितना कुछ चलता है बेटा बॉर्डर्स के ऊपर। पाकिस्तान और चाइना के साथ क्या हमारा अमेरिका के साथ झगड़ा होता है? ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी के साथ होता है ऐसा? तो ये कई बार 1-2 कंट्रीज का आपस में चलता है। इंडिया का चाइना या पाकिस्तान से थोड़ा सा रिलेशनशिप खराब ही रहता है, इस कारण से कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। बट ओवरऑल वो तो एक कंट्री की बात हो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, रेफरेंस में किसी स्कूल टीचर ने पूछा था, तो इसलिए मैंने बीच में ऐड कर दिया। तो भी हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग किसी एक कंट्री के साथ नहीं है। वी आर ओपन फॉर एवरी कंट्री, दैट इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दैट्स व्हाई इंडिया का वीजा हर कंट्री में उनके सिटीजन को दिया जाता है और इंडियन सिटीजन को भी हर कंट्री का वीजा मिलता है, तभी तो हम जा पाते हैं बेटा। हो गए। तो वी आर द ओपन इकोनॉमी, दैट्स व्हाई हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड फॉर्म तो है ही है हर इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे गवर्नमेंट है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी है। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी कितने सेक्टर मॉडल है? 4 सेक्टर मॉडल। किसी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होती, कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जहाँ गवर्नमेंट नहीं है, तो वो 3 सेक्टर बन जाएंगे। किसी कंट्री का लिंक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ नहीं होगा, वो कंट्री कट जाएगी, वो अपने आप में रहेंगे, तो 2 सेक्टर बन जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल है 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। देखिए बेटा, इन सब सेक्टर्स का एक सेक्टर के साथ इंटरनल रिलेशनशिप है, इंटरनल, जिसे हम सेक्टर नहीं मानते, वो है फाइनेंशियल सेक्टर, मनी मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर, मनी मार्केट, ये पहले बहुत डिटेल में था हमारे सिलेबस में, बट अभी 3-4 इयर्स बैक 2 सेक्टर मॉडल रह गया, 3-4 सेक्टर मॉडल नहीं है, बट हर बुक में मिलेगा आपको, एग्जाम में नहीं आता। फाइनेंशियल सेक्टर का मीनिंग कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब कैपिटल या मनी मार्केट क्या है बेटा? उसका लिंक सबके साथ है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में पैसा हर कोई लगाता है, गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है, हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स, तो सब लोग अपनी सेविंग्स को कहाँ लगाते हैं? चारों सेक्टर्स अपनी सेविंग्स को कहाँ देते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर्स में। इसमें कौन लोग आ जाते हैं? इसमें कंपनीज आ जाती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, इसलिए बैंक भी कंपनी होते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर विच डील्स इन मनी, फाइनेंस, तो जिसके पास जो भी पैसा सरप्लस होता है बेटा, वो इसी सेक्टर में लगाता है। अगर मैं एक लेमैन हूँ तो मैं ज्यादा अपनी सेविंग्स को बैंक में एफडी के तौर पे बना दूंगा, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अगर मैं थोड़ा सा भी नॉलेजफुल हूँ तो मैं पैसा एफडी में ना लगाकर म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगा,
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, सिप्स बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शेयर मार्केट है। तो बेटा जिन लोगों के पास नॉलेज है ना वो एफडी नहीं बनाते। एफडी कौन बनाता है? एक लेमैन, कि मैं जॉब करता हूँ, मेरा ज्यादा दिमाग नहीं है सब बातों में, सिंपली मुझे बस पैसा बैंक में सेव करना है और 6 to 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए इतना इनफ है। बट अब जो बिजनेसमैन है बेटा वो तो नॉलेजफुल पर्सन है, उसे तो अपने पैसे को डबल करना है, वो पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, यहाँ लगाता है, यहाँ लगाता है, ऐसे। बट वो सबको मिला के बनती है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर। तो हाउस होल्ड भी, गवर्नमेंट, फर्म, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इन चारों सेक्टर्स का आउटफ्लो एज ए सेविंग्स इस सेक्टर में आता है, और इस सेक्टर का आउटफ्लो भी जाता है इनको किस फॉर्म में? बोरिंग्स की फॉर्म में। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किससे लोगे? इसी से लोगे। इट मींस अपनी सेविंग्स बैंक को देना और जरूरत पड़ने पे बैंक से लोन लेना। तो लोन लेने की जरूरत बेटा सबको ही है, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो फाइनेंशियल सेक्टर एक इंटरनल सेक्टर है जिसे हम एज अ सेक्टर नहीं गिनते, इट्स अ सेंटर ऑफ ऑल दी सेक्टर्स, हार्ट ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। तो इस जैसे हमारी ऐसा एक हम ले सकते हैं कॉन्सेप्ट कि जिसका लिंक सबके साथ है, लेकिन उसको हम गिनते नहीं है। हाउस होल्ड और फॉर्म 2 सेक्टर, गवर्नमेंट 3, रेस्ट ऑफ 4। बट फाइनेंशियल सेक्टर को लिखने या न लिखने से मॉडल सेम रहता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर 2 सेक्टर में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। ठीक है ना? तो ये एक सेंटर है सभी मॉडल्स का, क्योंकि पैसा यहाँ आना ही आना। रेस्ट आप इसको डिटेल में चाहो आज रीड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? एनीथिंग एल्स? No, sir. ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ, इसके बाद का मैटर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्ट। ठीक है बेटा, ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।